हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसमें देखेंगे कि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो सी टेट के सिलेबस से कितना मिलता जुलता है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए चलिए देखते हैं यूपी टेट का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट की जो लास्ट भर्ती हुई है वो हुई है 2019 में। ठीक है, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। और इसका जो यूपी टेट की जो भर्ती हुई थी, इसका जो सुपर टेट एग्जाम हुआ था वो एग्जाम हुआ था 2018। और हाल की खबरों में, न्यूज में ये भर्ती जो है बहुत चर्चित चल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस भर्ती को, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इसकी मेरिट लिस्ट जो जारी हुई थी उसको रद्द कर दिया है। और सरकार से कहा है कि आप 3 महीने के अंदर एक नई लिस्ट, फ्रेश लिस्ट जारी करिए और इसमें आरक्षण के जो भी मामले हैं उनको एकदम से आपको स्पष्ट कर देना है, क्योंकि पिछली भर्ती में आरक्षण के जो कैंडिडेट थे उनके साथ गड़बड़ी करने का आरोप लगा हुआ है। तो ये है, तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो सिलेबस देखेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके बाद से 2022 में फिर एक बार एग्जाम हुआ है, लेकिन केवल टेट का एग्जाम हुआ है, सुपर टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि कितनी वर्षों का गैप है, यहाँ शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि नई शिक्षक भर्ती करवा भी सकती है, और या तो फिर वही पुरानी लिस्ट के आधार पे ही नई मेरिट लिस्ट जारी करके फिर उसमें नियुक्ति होगी। इसमें कुछ लोगों की नौकरी भी जा सकती है, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके या धोखाधड़ी करके नौकरी पाई है, उनकी नौकरी खतरे में है। और सरकार ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि इस सत्र में आप जो नई लिस्ट जारी करेंगे उससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी जो बच्चे 2024 में 25 सत्र में एडमिशन कराए हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अगर उन स्कूलों में इस प्रकार के शिक्षक के धांधली वाली जो भर्ती हुई है, इसमें के शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको इस बीच में नहीं हटाया जाएगा, बल्कि बच्चों का पूरा सत्र कराने के बाद उनको नौकरी से हटाया जाएगा। तो इनके बीच में बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस समय न्यूज में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो आप लोग देखिए यूपी टेट का सिलेबस, क्योंकि मैं जब सी टेट की क्लास कराऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि सी टेट और यूपी टेट की जो सिलेबस है दोनों को एक साथ लेके चलूँ। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी समय अभी भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सी टेट का एग्जाम खत्म हुआ है, तो समय की कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग देखिए कि जो मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा, तो सीडीपी में कोशिश करूंगा कि यूपी टेट और सी टेट का जो सिलेबस है उसको एक साथ लेके चलूँ, जिससे आपको क्या होगा कि यूपी टेट की परीक्षा अगर भविष्य में होगी भी तो आपको उससे देने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, यूपी टेट का सिलेबस यहाँ देखिए मैंने ऐसा बनाया है कि एक तरफ यूपी टेट का सिलेबस और एक तरफ सी टेट का सिलेबस, और कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, यानी सब आपको एक साथ कर दिया है। इससे आपको समझने में समस्या नहीं आएगी कि ये जो सिलेबस है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। ठीक है, हाँ आइए देखिए, जो यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यूपी टेट का जो सिलेबस है, सीडीपी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8, इसमें जैसे मैं पहले सिलेबस में आपको बता चुका हूँ कि 30 क्वेश्चन जो है सीडीपी से आता है। तो उसमें आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में। तो यूपी टेट में देखिए, जैसे सबसे पहले है कि बाल विकास। बाल विकास, इसमें देखिए बाल विकास में सबसे पहले क्या है कि बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास।
अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़नी है कि बाल विकास। अब यहाँ देखिए सीटेट में, यहाँ सीटेट में इस प्रकार से, जैसे देखिए आपको इस प्रकार से बेसिक से नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा है कि विकास की अवधारणा क्या है, यानी विकास किसे कहते हैं और विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है। यहाँ देखिए थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको। फिर यहाँ देखिए कि बालकों के विकास के क्या सिद्धांत है। यहाँ देखिए कि बालकों के विकास के जो सिद्धांत है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि बाल विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिए बाल विकास पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं उनमें देखिए वंशानुक्रम और वातावरण, यानी ये जो है यहाँ पर मिलता जुलता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए उसमें पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार और माध्यम, ये सारे जो हैं इन्वायरमेंट हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर भी वही दिया है कि बाल विकास कैसे कैसे इनसे प्रभावित। यहाँ देखिए जैसे दिया है समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें देखिए सामाजिक विश्व और बालक यानी शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, ये लोग किस प्रकार से बच्चे के समाजीकरण में योगदान प्रदान करते हैं, यानी बाल विकास में किस प्रकार ये लोग बच्चे को हेल्प करते हैं या उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं। ठीक, तो ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, यानी लर्निंग का अर्थ और उसकी प्रिंसिपल, यानी लर्निंग कैसे होती है और उसके क्या प्रिंसिपल है। यहाँ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, लर्निंग के थ्योरीज पढ़ने हैं, लर्निंग की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सर यहाँ क्या दिया है कि अधिगम का अर्थ। ठीक है, फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और उसकी विधियां क्या है। अब देखिए अधिगम के नियम, अधिगम के नियम में यहाँ देखिए थॉर्नडाइक के नियम को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसका अधिगम में क्या महत्व है ये पढ़ना है। फिर देखिए अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी जो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं उनका कक्षा शिक्षण में आप किस प्रकार से व्यवहारिक उपयोग करेंगे, जिसमें आपका देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, यानी ट्रायल एरर थ्योरी। फिर पावलोव का है सिद्धांत, फिर उसके बाद स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, फिर कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, इतने सारे सिद्धांत आपको यूपी टेट में पढ़ना है। सीटेट में देखिए सीटेट में आपको पियाजे पढ़ना है, कोहलबर्ग पढ़ना है और वाइगॉत्स्की पढ़ना है, यानी यहाँ देखिए ज्यादा लोगों का सिद्धांत पढ़ना है, यहाँ केवल 3 लोगों का पढ़ना है, यानी यहाँ थोड़ा कम है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की क्या अवधारणा है। यहाँ देखिए वो चीजें नहीं है, तो यहाँ और वहाँ देखिए आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी वहाँ के सिलेबस में यहाँ के सिलेबस में बहुत अंतर है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है, यहाँ क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 1 लाइनर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ना ज्यादा है। फिर देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, यानी टीचिंग किसे कहते हैं, टीचिंग की क्या विधाएं हैं। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये सब चीजें देखिए आप लोग बीएड में पढ़ते समय सब चीजें पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा। तो ये सभी चीजें जो है आपको शिक्षण से संबंधित जो है टॉपिक है उसको भी सीटेट के सिलेबस में शामिल नहीं किया, लेकिन टेट के सिलेबस में शामिल किया। यहाँ देखिए इस तरह का कोई भी ऐसा चीज नहीं है यहाँ, बल्कि देख लीजिए बहुआयामी बौद्धिकता, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। यहाँ देखिए बौद्धिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बौद्धिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए आपको दिख रहा है कि यहाँ बौद्धिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है आपको
दिया है सीटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि सीखने का वक्र, सीखने का वक्र क्या होता है, यानी सीखने का जो वक्र रूप में कैसे सीखते हैं, सीखने का पठार क्या होता है, इसका कारण और निराकरण, ये सारी चीजें यहाँ देखिए वो सब चीजें नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, यानी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा का टीचिंग या लर्निंग में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श को पढ़ना है। ये भी देखिए आप दोनों जो है आपके बीएड के सिलेबस में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये चीजें यहाँ पर आपके यूपी टेट के सिलेबस में भी शामिल की गई है। इसमें आप देखिए शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, कैसे आप पहचानेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका निराकरण कैसे करेंगे, वंचित वर्ग कौन कौन से होते हैं, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, फिर इसमें देखिए दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या है, कौन कौन सी सामग्रियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, टीएलएम का क्या योगदान है समावेशी शिक्षा में, अभिवृत्तियां क्या क्या होती हैं, इनका समावेशी शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। फिर देखिए समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। यानी देखिए सब समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा आप बहुत अच्छे तरीके से बीएड के सिलेबस में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं जब क्लास लूंगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। फिर देखिए समावेशी शिक्षा हो तो किस प्रकार निर्देशन एवं परामर्श का उपयोग किया जाता है, इसे क्या है, क्या कहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद देखिए परामर्श में सहयोग देने वाले कुछ सरकारी विभाग हैं, जैसे इलाहाबाद की जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश है, देखिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, मंडल स्तर पे होते हैं, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट जो होता है वहाँ के जो मेंटर होते हैं, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र होता है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां होती हैं, और कुछ गैर सरकारी और सरकारी संगठन भी होते हैं। यानी इतने लोग जो हैं, इतने विभाग, इतनी संस्थाएं मिलकर समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए परामर्श देते हैं और निर्देशन प्रदान करते हैं। इनकी हेल्प से, इनकी मदद से समावेशी शिक्षा को और भी बेहतर किया जा सकता है। अब फिर देखिए बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व है, यानी बाल अधिगम जो होता है छोटे बच्चों पे लर्निंग जो होती है उसमें निर्देशन और परामर्श किस प्रकार उपयोगी है। फिर देखिए अधिगम और अध्यापन। अब यहाँ देखिए आ गया कि लर्निंग और टीचिंग, यानी टीचिंग और लर्निंग को दोनों एक साथ जोड़ के पढ़ना है। जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, यानी उम्र के हिसाब से, जैसे मैंने पिछले सिलेबस में आपको बताया था कि 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र होती है 6 से 11 वर्ष, और 6 से लेके 8 के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र होती है 11 से लेके 14। तो उस दिन मैंने बताया था आप लोग को कि ये बच्चे इस उम्र में किस प्रकार से सोचते हैं और क्या सीख सकते हैं, तो उनको उसी प्रकार से आपको सिखाना है, और क्वेश्चन का जो स्तर रहता है वो उसी प्रकार का आता है। ठीक है, फिर देखिए बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, यानी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और क्यों असफल हो जाते, क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसका कारण आपको पता लगाना है, तो वो सब चीजें ढूंढेंगे आप। फिर देखिए अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, यानी बेसिक जो प्रोसेस है वो क्या है। बालकों की अधिगम की कार्यनीतियां क्या होंगी, यानी बालकों को, छोटे बालकों को आपको अधिगम कराना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। फिर देखिए सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम कैसे होगा, यानी समाज में रहते हुए, क्रियाएं करते हुए बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे। ठीक है, फिर देखिए अधिगम के सामाजिक संदर्भ, यानी अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है। फिर देखिए आइए उसके बाद देखिए बालक को एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे आप देखेंगे और उसे कैसे डेवलप करेंगे। फिर देखिए बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, यानी आप बच्चों को अधिगम कुछ नए तरीके से कैसे कराएंगे, नए नए प्रोसेस, नए नए क्रियाएं, जिससे बच्चों को अधिगम में बहुत आसानी हो। कुछ ऐसे टीचर हैं जिसको आप देखते हैं कि वो बिना किताब से पढ़ाए, बिना व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए कुछ क्रियाएं कराते, कुछ खेल करते हुए, कुछ
एक्टिविटी कराते हुए बच्चों को अधिगम कराते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी किस प्रकार से आप बच्चों को वैकल्पिक रूप से अधिगम कराएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण जो होंगे उसमें बालक की क्या क्या गलतियां होंगी उसको आपको समझना है और उनको सिखाना है, उनको बताना है कि दोबारा भविष्य में वो किसी भी प्रकार की गलती न करें। फिर देखिए बोध आ गया यानी कॉम्प्रिहेंशन और संवेदनाएं। तो बोध क्या होता है और संवेदनाएं क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए प्रेरणा और अधिगम यानी अधिगम में प्रेरणा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे लास्ट में अधिगम में योगदान देने वाले कारक, यानी अब अधिगम जो होता है उसमें कुछ निजी कारक भी होते हैं और कुछ पर्यावरणीय कारक। तो इतना जो देखिए आपने देखा अभी कि ये जो सिलेबस था मैंने अभी बताया आपको यूपी टेट का सिलेबस, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सीटेट का सिलेबस बताया था। तो सीटेट के सिलेबस से यूपी टेट का सिलेबस आप देखिए कि कुछ कुछ चीजें जो है मिलती जुलती हैं और कुछ कुछ चीजें जो है डिफरेंट है। जैसे देखिए ये अधिगम और अध्यापन यानी ये जो पूरा प्रोसेस है यानी जिसको पैडागोजी बोलते हैं, ये दोनों में क्या है सेम है। यहाँ भी अधिगम और अध्यापन और यहाँ भी अधिगम और अध्यापन, ये दोनों क्या है सेम। समावेशी शिक्षा जो है वो भी यहाँ पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ जो समावेशी शिक्षा पढ़नी है वो काफी डिटेल में पढ़नी है। और यहाँ जो है समावेशी शिक्षा से जो व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पढ़ने। तो यहाँ दोनों समावेशी शिक्षा है, लेकिन समावेशी शिक्षा का जो है लेवल जो है दोनों में चेंज होता है। यहाँ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, यहाँ क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, यहाँ आपको फैक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपको फैक्ट कम पढ़ने पड़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। तो दोनों में देखिए ये बेसिक सा डिफरेंस है। उसके बाद फिर देखिए अभी जो मैंने बताया यहाँ पर कि अधिगम और मूल्यांकन, यहाँ देखिए अधिगम का मूल्यांकन मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को कि अधिगम के साथ मूल्यांकन को भी जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए इस प्रकार का कुछ भी आपको नहीं मिला है, यानी यहाँ आपको डिफरेंस है। ये देखिए यानी यहाँ आपको डिफरेंस है कि अधिगम और मूल्यांकन को भी पढ़ना है यहाँ पे, यानी बच्चों का अधिगम होगा तो फिर उसका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। यहाँ देखिए जो शुरुआत वाला चैप्टर जो टॉपिक है बाल केंद्रित और बालक के विकास से संबंधित जो भी चीजें हैं यहाँ भी मिलती जुलती हैं, बस यहाँ क्या है कि सिद्धांत बहुत ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पर तो इस प्रकार देखिए आप लोगों ने देखा कि यूपी टेट का जो सिलेबस है सीटेट के सिलेबस से लगभग मिलता जुलता है, कुछ चीजें जो है थोड़ी डिफरेंट हैं और वो इसमें एक्स्ट्रा है, यहाँ क्या है थोड़ी कम है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, जो मेरा व्यू है कि सीटेट का एग्जाम जो है यूपी टेट के एग्जाम से इजी है, खास करके सीडीपी। यूपी टेट के एग्जाम में आपको सीडीपी में बहुत ज्यादा फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें डेट भी आते हैं और फिर किस सिद्धांत को किसने दिया है, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये सारी चीजें। लेकिन सीटेट में इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये आपको बेसिक सा डिफरेंस है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को साथ में लेकर चलूं, जो जैसे अभी मैंने बता दिया था आपको कि दोनों को साथ लेके चलने का प्रयास मेरा रहेगा। ठीक है, तो ये था आज देखिए सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस का तुलनात्मक जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, तुलनात्मक अध्ययन करा दिया, तुलनात्मक परिचय दे दिया। अब देखिए अगला जो मैं बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि सीटेट और यूपी टेट का इसी प्रकार से तुलनात्मक, जैसे भाषा में किस प्रकार से अंतर है, भाषा का जो पेपर आता है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोशल साइंस यानी एसएसटी, यानी एसएसटी यूपी टेट और सीटेट में किस प्रकार से डिफरेंट होती है। ये दोनों चीजें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए देखिए बस यही रखते हैं। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं भाषा और एसएसटी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग आज की वीडियो में बस इतना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।